पाठशाला में पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, वो कभी भी दिवालिया हो सकता है। पिछले 1 महीने से पाकिस्तान लगातार दुनिया से भीख मांग रहा था, जो मिली नहीं। अब पाकिस्तान के मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक दिवालिया मुल्क है। पाकिस्तान की सरकार और वहां के मंत्रियों को भी अब पता है कि कितने दिन सच छुपाएंगे भाई। पब्लिक सड़क पर है, उसको पता है कि खाने को नहीं मिल रहा, तो कोई अमीर देश में तो ऐसा होता नहीं। तो अब नेता भी खुलकर कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कबूल कर लिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भुलावे से बाहर निकलें और यह मान लें कि वो एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूं, खुद मिन्नतें करते देखा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद बता रहा है कि कैसे उसके नेता भीख मांगते हैं और कह रहा है अब हम हो गए दिवालिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अचानक यह कहना कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, इसके पीछे एक कहानी भी है, एक खेल भी है। आज आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जिस आईएमएफ के सामने कल तक ये लोग भीख मांग रहे थे, उसी के लिए आज अचानक क्यों कह रहे हैं कि आईएमएफ के पास पाकिस्तान की समस्या का हल नहीं है, पहले यह बताता हूं। दरअसल इनको पता चल गया है कि आईएमएफ से भीख मिलने के आसार कम है। ऊपर से जिन शर्तों पर भीख दे रहा है वो अलग टेंशन खड़ी कर रहे हैं। आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जियोर्जीवा ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। पुरानी शर्तों के साथ अब आईएमएफ ने पाकिस्तान से 2 नई डिमांड कर दी और दोनों ही डिमांड को लागू करना शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल होने वाला है। पहली डिमांड आईएमएफ ने यह कर दी कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ, यानी पाकिस्तान के अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाओ, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरी डिमांड आईएमएफ ने की कि सब्सिडी में बदलाव करो, जिसको जरूरत है सिर्फ उसको दो, अमीर लोगों को सब्सिडी का फायदा ना मिले। अब पाकिस्तान के अमीर लोगों पर अगर टैक्स बढ़ा दिया तो शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल हो जाएगी। सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन में अमीर लोगों को हटाना भी मुश्किल है, क्योंकि यही अमीर लोग बिजनेस हाउस पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों को फंड करते हैं। आईएमएफ को भी शायद इस बात का शक है, इसलिए आईएमएफ चीफ ने कहा है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो ऐसे कदम उठाने की डिमांड है जिससे पाकिस्तान एक देश के रूप में काम करने में सक्षम दिखाई दे, ना कि वो खतरनाक स्थिति में चला जाए। इन सारी डिमांड और शर्तों को लागू करने के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1 मार्च तक की डेडलाइन दी है, मतलब बस कुछ दिन बचे। आईएमएफ सलाह दे रहा है कि पाकिस्तान एक देश के रूप में आगे बढ़े। मतलब उसको लग रहा है कि भाई हम दे दिए भीख, लेकिन तुम फिर उसको खर्चा कर दोगे तो कहां से लाओगे। तो वो कह रहा है अपने आप को ना सुधारो, देश चला के ना दिखाओ। तो आईएमएफ जो है इनको पैर पे खड़ा करना चाह रहा है, लेकिन ये भाई लोग अलग लेवल पर हैं। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नमूने हैं जो कह रहे हैं कि अगर आईएमएफ से लोन नहीं मिल रहा है तो पाकिस्तान को अपने एटम बम बेच देने चाहिए। पाकिस्तान का एक कथित डिफेंस एक्सपर्ट है जैद हामिद, जो अपने सिर पर लाल टोपी लगाए रहता है, और हमेशा भारत की बर्बादी का ख्वाब देखता है। जैद हामिद को तो लोग लाल टोपी के नाम से ही बुलाते हैं। यही जैद हामिद कह रहा है कि अगर आईएमएफ से लोन नहीं मिलता है तो पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियार बेचने शुरू कर देने चाहिए। एक बार सुनिए पहले इसको। मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ। ऐसे ऐसे नमूने हैं पाकिस्तान, कह रहा है कि हम अपना हथियार, न्यूक्लियर हथियार बेच दें दूसरों को। कुछ नहीं बचा तो अब न्यूक्लियर हथियार बेचो। अच्छा, तुमको लगता है कि तुम बेचोगे, दुनिया चुपचाप बैठी रहेगी। 10 सैंक्शन लग जाएंगे तो अभी जो खाने को थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी चला जाएगा, फिर मिट्टी खाते रहना। आपको अब पाकिस्तान का भविष्य बताता हूं। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और आने वाले दिनों में वहां क्या हालात होंगे। भाई बौद्धिक रूप से तो ये लोग दिवालिया हैं ही, देश दिवालिया होती है तो क्या होता है आपको कुछ तस्वीरों में दिखाता हूं।
ये श्रीलंका की तस्वीरें दिखा रहा हूं। पिछले साल जुलाई में श्रीलंका में भी आर्थिक संकट की वजह से जनता सड़कों पर उतर आई थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी थी और यह भी देखा था कि जब एक देश दिवालिया होता है तो वहां हालात क्या हो जाते। पूरा देश तबाह हो गया, बैंक बंद करने पड़ गए थे, जिन लोगों के पैसे भी थे वो भी खाली हाथ रह गए। दो दिवालिया देशों की तस्वीरें आपको दिखाई ताकि पता चले कि पाकिस्तान दिवालिया होगा तो तस्वीर कैसी होगी। लेकिन दिवालिया पाकिस्तान में आगे क्या क्या हो सकता है उसको और डिटेल से समझिए। जब श्रीलंका दिवालिया हुआ था तो वहां महंगाई दर 73% हो गई थी। पाकिस्तान में महंगाई दर 38% से ज्यादा अभी है और श्रीलंका जैसे हालात होने पर महंगाई दर 80% हो जाएगी। तो जब अभी 38% 40% पर महंगाई दर है और 1 लीटर दूध 250 रुपए का मिल रहा है तो 80% होगी तो 1 लीटर दूध 500 रुपए का मिलेगा बॉस। 700-800 रुपए का 1 किलो चिकन मिल रहा है वो 1500-1600 रुपए का मिलेगा बॉस। और इसका असर यह होगा कि पाकिस्तान में हर चीज की कीमत दोगुनी हो जाएगी। दिवालिया होने पर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो जाएगा। डॉलर नहीं होने से जरूरी सामान आयात नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बिजली, गैस सबकी कमी हो जाएगी। श्रीलंका की ही तरह पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतारें लगेंगी। श्रीलंका दिवालिया हुआ तो लगभग 40% आबादी यानी करीब 90 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए थे। ऐसी स्थिति में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाएगा जैसा श्रीलंका में हुआ था। अच्छा, श्रीलंका में तो लोग नॉर्मल लोग थे, वो गए थे, उन्होंने हिंसा की, आग वाग लगा दी, हो गया। पाकिस्तान में तो कई टेररिस्ट घूम रहे हैं, उनके पास तो अपना बम पड़ा हुआ है, पता चला वो लपेट लपेट के फट जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो श्रीलंका से भी भयावह हालात हो जाएंगे पाकिस्तान। वहां तो बम भी फटेगा जिसे कंट्रोल करने के लिए सेना को उतरना होगा और उसके बाद सेना पाकिस्तान की सत्ता पर फिर से कब्जा कर लेगी जैसे हर बार करती। पर कर भी लेगी तो क्या, पब्लिक को खिलाएगी कहां से? पब्लिक को थोड़ी बोलेगी कि ये लो थोड़ा गोला बारूद खा लो, थोड़ी राइफल की गोलियां खा लो, इससे पेट नहीं ना भरेगा। एक सवाल यह भी है कि चीन जो पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त है वो पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा बॉस? इतना दोस्ती दिखाता था, वो कहां चला गया? जो चीन पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज दे चुका है, जो पाकिस्तान में भारी भरकम निवेश कर रहा है, वो इस मुश्किल में कहां गायब हो गया भाई? चीन ने पाकिस्तान में अपने फायदे के लिए निवेश किया था बॉस। जैसे अमेरिका फायदे के लिए जेलेंस्की के पास पहुंचा हुआ है, वैसे ही चीन पाकिस्तान के पास फायदे के लिए गया था। कम्युनिस्ट देश रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई में यकीन करते हैं। यह वामपंथियों का कल्चर है, जहां से रिटर्न मिलता है वहीं निवेश करते हैं। चीन इंतजार कर रहा है कि आईएमएफ से अगर पाकिस्तान को मदद मिलती है तो वो पाकिस्तान की मदद करने के बारे में सोच सकता है। पाकिस्तान में यह सब हो ही रहा है कि इसी बीच पाकिस्तान ने ऐसा कारनामा कर दिया जिससे उसकी फिर बेइज्जती हो गई। ये लोग तो बेइज्जती कराने के अपने अपने तरीके ढूंढ के लाते हैं भाई। मैंने आपको बताया था कि तुर्की में भूकंप के ठीक बाद शहबाज शरीफ वहां जाने वाले थे, लेकिन तुर्की ने मना कर दिया कि ना हो भाई, हम खुद ही यहां टेंशन में, तुम्हारी आवभगत कौन करेगा, वहीं रहो, वहीं से मदद दो। तो एक प्रधानमंत्री की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होती? लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला तो है नहीं, वो रोज नए तरीके खोज के लाता है बेइज्जत होने के। भूकंप से तबाह तुर्की की पूरी दुनिया मदद कर रही। पाकिस्तान को भी लगा कि हमें भी मदद करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, अपने लोगों को दे नहीं रहा, तुर्की को क्या देगा? तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने तुर्की को वही राहत सामग्री भेज दी जो तुर्की ने पिछले साल बाढ़ के दौरान पाकिस्तान को भेजी थी।